हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 13 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का वन शॉट यानी कि वन शॉट रिवीजन। एक लेक्चर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबके सब हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ फॉर्मूलेस को हम डिराइव भी कर पाएं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल वीडियो है जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड है, चाहे वो आपके एनसीईआरटी में हो या ना हो, आपने पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मुझे सिखाने चाहिए इस एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए, वो सारे के सारे इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। बेसिक से कि भाई एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आलोक और आप लोग देख रहे हैं एसएमवी क्लासेस का यूट्यूब चैनल। चलिए, तो अगर मैं शुरुआत करवाऊं सबसे पहले, तो आपका सबसे पहला सवाल आता है कि सर सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये ओरिजिनल चैप्टर का नाम नहीं था। इस पूरे के पूरे टॉपिक को जिसमें आप सरफेस एरिया वॉल्यूम को पढ़ते हो इसे हम कहते हैं मेंसुरेशन। तो अगर मैं मेंसुरेशन से शुरू करूं तो ये मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हो, मेजरमेंट ऑफ 2D एंड 3D फिगर्स। सर 2D और 3D फिगर्स अगर आप कक्षा 8वीं को याद रखेंगे तो आपके इसमें एक चैप्टर था विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, तो उसके अंदर हमने देखे थे 3D फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, 2D फिगर्स की बात करूं तो बचपन से आप जो क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, जो भी प्लेनर फिगर्स पढ़ते आ रहे हो उन्हीं को अपन 2D फिगर्स कहते हैं, यानी कि जिनके 2 डायमेंशन हो। 3D माने 3 डायमेंशंस। तो आपने बोला कि सर 3 डायमेंशन का मतलब, मैंने कहा 3 वो चीजें जिनको आप नाप सको, जैसे कि बेसिकली लेंथ की बात होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हो सकता है। ठीक है, वैसे ही 2D फिगर्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होता है, वहां पर हाइट या थिकनेस एब्सेंट होती है। क्लियर? तो 2D और 3D फिगर्स का मतलब समझ में आया। तो सर इस हिसाब से 2D फिगर्स का तो सिर्फ एरिया मिलेगा, मैंने कि ऑब्वियसली आप साइड्स की लेंथ नाप सकते हो, बिल्कुल। 3D फिगर में साइड की लेंथ भी एग्जिस्ट करती है, ब्रेड्थ, हाइट तीनों की तीनों लेंथ के ही डायमेंशंस हैं। इसके अलावा इनका सरफेस एरिया भी एग्जिस्ट करता है और 2D के एडिशन में 3D फिगर्स में वॉल्यूम नाम से भी एक क्वांटिटी होती है। तो जितना भी मेजरमेंट आप इन क्वांटिटीज को लेके करते हो उसमें कुछ भी हो सकता है बच्चों। इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी वॉल्यूम, इट कैन बी शेप, सरफेस एरिया एटसेट्रा। जो भी आप मेजरमेंट करते हो वो पढ़ते हैं हम मेंसुरेशन के अंदर। क्लियर? मेंसुरेशन का ही पार्ट है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। मेंसुरेशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विद हाई एप्लीकेबिलिटी इन रियल लाइफ सिनेरियोज। फर्जी सी बात है, ऐसा नहीं कि अपन 10th क्लास में आके बेसिक बातें नहीं जानते, बट मैं बिल्कुल स्क्रैच से उठा रहा हूं कि भाई इसका रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। हम कहाँ यूज करते हैं सर? जमीन नापने के लिए, दूध नापने के लिए, शक्कर वगैरह तोलने के लिए। मेंसुरेशन ऐसा टॉपिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम इस चैप्टर में बेसिकली 2D 3D फिगर्स के लिए पढ़ रहे हैं, वरना मेंसुरेशन का जो एक्चुअल सिनेरियो है या एक्चुअल यूज है वो काफी ज्यादा वाइड है। 2D 3D फिगर्स तो हमारे रेलिवेंट है टॉपिक, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वरना मेंसुरेशन में हर चीज को नापना आ जाता है। क्लियर? मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स होता ही है, एकड़ में, बीघा में अपन नापते हैं अपने भारत में। फ्लोर एरियाज इज रिक्वायर्ड टू फॉर परचेज और सेलिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि प्लॉट के साइज क्या है वो डिसाइड करना पड़ता है। अब कई दफा क्या होता है, पुराने इलाकों में जो प्लॉट्स है वो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में नहीं होते, वो बड़े अजीब से शेप में होते हैं। खेतों के बंटवारे जब होते हैं तब उनको नापने में बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको याद है कि हम किसी भी बड़े फिगर को जो कि एक गिवन शेप में ना हो, किसी नोन शेप में ना हो, उसको डिवाइड कर करके एरिया नापते हैं। जैसे मान लो आपका खेत ऐसा दिखता है, अब ये तो कोई पॉलीगन नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक ट्राइंगल बना दें, यहाँ एक ट्राइंगल बना दें, यहाँ बना दें, यहाँ बना दें और फिर ऐसे बना दें, और हम ट्राइंगल्स बना के नापने की कोशिश करते हैं। हर ट्राइंगल का इंडिविजुअल एरिया, जैसे हीरोन्स फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उससे निकाल लो। तो बेसिकली आप सारे इंडिविजुअल ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के ऐड करते हो, तब जाके फील्ड का एरिया आता है। तो वहां पर मेंसुरेशन की नीड आती है। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग मिल्क, लिक्विड्स, सॉलिड, एडिबल फूड आइटम्स एटसेट्रा। आपने बोला कि सर वॉल्यूम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दूध नापना है तो आप दूध को क्या करोगे, तोलोगे, नापोगे। आपने कहा सर मेजर करेंगे वॉल्यूम में, लीटर्स के अंदर। कई दफा कुछ लिक्विड चीज हैं जिनको वॉल्यूम में नापा जाना चाहिए, उनको वजन से नापा जाता है क्योंकि उनकी डेंसिटी होती है कि नहीं है। जैसे घी 1 किलो में आता है। अब कभी आप तेल के जो आपका पैक होता है, पीपा जिसको अपन बोलते हैं, वहां देखना किलो और ml, मिलीलीटर या लीटर, दोनों के अंदर आपको मेजरमेंट्स मिलते हैं कि भाई 13.5 किलो है या 15 लीटर है, जैसा भी है। तो आप देखिएगा हर अलग अलग तरीकों से अपन सेम क्वांटिटीज को नाप सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स एटसेट्रा।
ये तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली देख चुका हूँ। घर में पुट्टी या पुताई वाले जो होते हैं उसमें दो तरीके से वो आपसे पैसा लेते हैं कि भाई मैं इस कमरे के 400 रुपये लूंगा पेंट करने के, या वो कहता है मैं 3 रुपये स्क्वायर फीट या 2 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लूंगा। अब 10 बाई 10 फीट की वॉल है तो 100 स्क्वायर फीट एरिया हो गया, स्क्वायर वॉल है ना, तो उसने बोला भाई मैं 2 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 200 रुपये लूंगा पेंट करने के, जिसमें मैं 2 कोट करके जाऊंगा। ऐसे अपनी अपनी रेट्स होती हैं। पुट्टी वाले ने बोला कि भाई मैं 6 रुपये स्क्वायर फीट या 5 रुपये स्क्वायर फीट लूंगा, है कि नहीं है। तो ये अपना अपना एक तरीका चलता है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देखो कुछ भी छापने का तुम्हारा मन करे वीडियो को पॉज करो, छाप लो, मैं हट जाऊंगा हर स्लाइड के बाद, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं। सर मेंसुरेशन तो ये बच्चों वाली बात थी जो आपने अभी स्टार्टिंग के 4-5 मिनट लिए तो यूं ही था, आपने कहा इंट्रोडक्शन है हमको सबको आता है। मुद्दे की बात करो कि मेंसुरेशन में टर्म्स क्या क्या हैं जिसपे हमारा कमांड होना चाहिए। मैं ऑफलाइन क्लासेस में या फिर जो रेगुलर लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन वहां पर भी ये चीज समझाता हूं कि टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें बेसिकली 2 ही टर्म्स हैं जिसको मुझे समझाना है, इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा हुआ है। सबसे पहला मुद्दा है एरिया। इसको ध्यान से सुनना। एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। यहां पर जो बात हो रही है ये 2D स्पेस की बात हो रही है। स्पेस जनरली 3D के लिए यूज किया जाता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 2D फिगर। 2D फिगर कभी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती है, ठीक है। आइडियली 2D फिगर की थिकनेस होती नहीं है, रियल लाइफ में तो होती है। तुम्हारे कागज को अगर तुम प्लेन मानते हो तो कागज की भी कुछ ना कुछ तो थिकनेस है, सीधी सी बात है। तो ये आइडियल केस है जहां 2D फिगर की कोई थिकनेस नहीं है, तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो एरिया वाइज कर रहा है। 2D स्पेस की बात हो रही है किसी भी प्लेन में, XY प्लेन हो सकता है, YZ हो सकता है, 3D स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स माने एग्जाम्पल आपने बोला कि सर मीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर फीट हो गया, स्क्वायर फीट लिखते हैं बहुत जगह पर, जैसे आपकी जो प्लॉट के एरिया होते हैं इसी में होते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इंच स्क्वायर हो गया, एटसेट्रा। तो आपका स्क्वायर यूनिट्स के अंदर बेसिकली क्या लिखा जाता है, एरिया, क्योंकि एरिया 2 लेंथ वाली यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके आता है, राइट। इसके बाद आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इट इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द शेप। सर मतलब बाउंड्री, जिससे बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है तो रेक्टेंगुलर बोर्ड का पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, 2 × L + B। मतलब अगर मुझे इसके अराउंड एक रिबन लगाना है तो कितनी लेंथ का रिबन लाना पड़ेगा, जितने की बाउंड्री है। और क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप की बाउंड्री है, 2D के स्पेस में बात हो रही है यहाँ पर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन लीनियर यूनिट्स लाइक सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच एटसेट्रा। तो आपने कहा कि सर सर्किल की बाउंड्री, मैंने कहा 2πr, एग्जैक्टली वही है। सर्किल के पेरीमीटर को अपन सर्कमफेरेंस नाम दे देते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 × साइड, रेक्टेंगल का मैं बता ही चुका हूं। इसी तरीके से ट्राइंगल का पेरीमीटर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 × साइड, बाकी अगर नॉर्मल कोई स्केलियन ट्राइंगल है तीनों साइड की लेंथ का सम, वही क्या कहलाएगा बच्चों, आपने बोला कि सर पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर है मेरी बात। अगर आप गौर से देखोगे तो अब देखो यहाँ पर ये जो पोर्शन है बेसिकली ग्रीन वाला पोर्शन, ये है बेसिकली आपका एरिया जिसको आप पेंट कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ शेप, एग्जैक्टली एरिया वही पार्ट होता है जिसपे आपका ब्रश चल सकता है, जो पेंट किया जा सकता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स देखोगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा एरिया डिस्ट्रॉयड, डिसअपियर भी हो जाता है। जैसे तुमने 2 सरफेसेस को जोड़ा, भी मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ में, हर हाथ में अगर मैं इसकी बात करूं हैंड की, पाम जो मेरा बेसिकली है, आगे पीछे 4 सरफेस है पेंट करने के लिए, अगर मैं हाथ जोड़ लेता हूं तो सिर्फ 2 ही सरफेस रहेगा, तो 2 सरफेस डिसअपियर हो गए इस प्रोसेस में। तो अगर तुम्हें कल से एरिया टू बी पेंटेड निकालना है इस कॉम्बिनेशन का, तो चारों को ऐड करोगे अंधों की तरह तो गलत आंसर आएगा। तो सर कैसे पता लगाएं, मैंने कि ब्रश लेके बैठो, दिमाग से सोचो कि भाई जब अगर मैं हाथ जोड़ लेता हूं तो फिर मैं क्या एरिया पेंट कर सकता हूं। तुमने कहा एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 ही एरिया पेंट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, एरिया इज समथिंग विच कैन बी पेंटेड। अगर तुम्हारा ब्रश वहां तक नहीं पहुंच सकता वो एरिया काउंट नहीं होगा, सीधी सी बात है, राइट। आपने कहा स्पेस दैट कैन बी पेंटेड, स्पेस दैट कैन बी पेंटेड इज द एरिया। पेरीमीटर क्या होगा सर, डिस्टेंस अराउंड द एज ऑफ अ शेप। जैसे कि ये, अगर ये L है, ये L है, ये भी L है और ये भी L है, तो यहाँ पर पेरीमीटर क्या निकल के आएगा बच्चों,
पेरीमीटर वुड बी L प्लस L प्लस L प्लस L यानी कि 4L। अराउंड द शेप, पेरीफेरी पे जो चलते हैं, परिधि पे जो चलते हैं, बाउंड्री पे जो चलते हैं, उसी को कहते हैं पेरीमीटर। छाप लेंगे, अगर छाप लिया तुम भी बोलोगे बड़ी जल्दी छाप लिया हम लोगों ने, कि बिल्कुल वीडियो पॉज करने का आपके पास ऑप्शन है। अब अगली जो टर्म है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को लेकर बच्चों के दिमाग में एक सबसे बड़ा डाउट यह आता है, या तब आता है जब टीचर्स सेंटीमीटर क्यूब लिखते लिखते लीटर मिलीलीटर में घुस जाते हैं। तो बच्चों ये रियलिटी है, आपकी यूनिट, मैंने जैसे कहा ना, आपका वजन तोलने वाली चीज का, जिसको आप बेसिकली लीटर मिलीलीटर में कर रहे हो, उसका वेट तो होता ही ना, डेंसिटी है ना, क्योंकि तो वॉल्यूम है तो वेट भी होगा, साफ बात है। अब देखो ये मत बोलना कि बस सर वेट तो mg होता है, उसमें तो ग्रेविटी होती है, मैं केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। वहां वेट और मास मोर और द लेस अपन सेम ही चीज यूज करते हैं, अलग अलग होते हैं। वेट इज अ फोर्स, मास बोलना चाहिए मेरे को, तो ऐसे मान लो, ठीक है। तो केजी वगैरह में भी अपन उसको नापते हैं, बहुत से लोग घी तोल के देते हैं। तुम दुकान पे जाना, घी टेक्निकली लिक्विड क्वांटिटी है, ठीक है, पर तोल के देते हैं। अब गर्मियों में घी पिघला हुआ है, फिर भी दुकानदार तुम डिब्बा लेके जाते हो, डिब्बे का वजन माइनस करता है, घी डालता है 1 किलो, कि भाई 600 रुपए किलो है, 500 रुपए किलो, जैसा भी घी है कि नहीं है। तो वही बात है। तो आप देखना यूनिट्स अलग अलग हो सकती हैं, बट वॉल्यूम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? आपने बोला अमाउंट ऑफ स्पेस, ये एक्चुअल में 3D स्पेस है। अब एरिया में जो था वो 2D स्पेस था, एरिया 2D स्पेस है। अमाउंट ऑफ 3D स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3D शेप, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस भी है, यहाँ पर XY प्लेन की नहीं है, XYZ। तुम 11th में आओगे ना, तो 11th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर तुम्हारा NCERT का 12 है, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। वहां पर दिखाएंगे XY के अलावा Z एक्सिस भी होती है। तुम्हारे कमरे का कॉर्नर देख लो, ठीक है, X Y, अभी तुम उसको Y मानते हो, Z तुम्हें बाद में समझ में आएगा, ये X है, ये Z है और ये Y है ना। तो आप देखना, आपने बोला X और Y के अलावा जो बोर्ड के बाहर आ रही है एक्सिस, वो Z एक्सिस है। तो 3D में मामला चल रहा है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक मीटर ऑब्वियसली, ठीक है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक फीट एटसेट्रा। रेत आती है, रेत ट्रैक्टर ट्रोलियों में, ट्रकों में, वो क्यूबिक फीट में आती है ना, कि कितने फुट रेत है। जनरली जो ठेकेदार लोग होते हैं वैसा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, कितने फुट या कितने फीट रेत है, उसका मतलब क्यूबिक फीट होता है। वो क्यूबिक वर्ड स्किप कर देते हैं, बट होता यही है ना, रेत का वॉल्यूम निकालते हैं कि भाई 1000 फीट है, 100 फीट है, ऐसे है, 100 क्यूबिक फीट है बेसिकली। तो ट्रोलियों में रेत आती है घरों के लिए, है ना, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो ये यूनिट मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती भी है, तो ये मत सोचना कि सर हम तो इसमें देखना है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। अब देखो जगह जगह पर क्या होता है, जैसे अभी एग्रीकल्चर लैंड है, वो एकड़ में, हेक्टेयर्स में, बीघा में ऐसे चलता है। वहां पर तुम स्क्वायर फीट वाली अपनी लगाओगे नेतागिरी, तो वो नहीं चलेगी। सिटीज के अंदर जो प्लॉट्स होते हैं वो जनरली स्क्वायर फीट में चलते हैं, है ना, इतने बाई इतने फीट का प्लॉट है। जो स्टैंडर्ड बिल्डर्स होते हैं वो मीटर में नापते हैं कि कितने बाई कितने मीटर का। आप देखना कोई भी अगर आवासीय योजना या हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी या कुछ भी ऐसा निकलता है स्टैंडर्ड, जो बिल्डर्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जनरली गवर्नमेंट तो दोनों यूनिट देती है, तो अखबार में आप देखना वो प्लॉट की साइज या एरिया जो है मीटर्स में देते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, नोटेशन है। आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, मैं कुछ कन्वर्जन लिख भी दूंगा अभी, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। यहां तुम्हारा पॉइंट आना चाहिए कि सर एरिया अभी आपने सिखाया, फिर दोबारा क्यों सिखा रहे हो? मैंने कहा ये सरफेस एरिया है। तुमने कहा दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल। एक प्रॉपर मैंने स्लाइड रखी है, दोनों के डिफरेंस के लिए बताऊंगा, पॉइंट वाइज पॉइंट कंपैरिजन दिखाऊंगा। अभी देखो, सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सरफेसेस ऑफ अ, इस पे अंडरलाइन करना, यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट, नॉट अ 2D ऑब्जेक्ट। एरिया की डेफिनेशन जाके देख लो, वहां क्या लिखा था मैंने, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड इनटू कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सर सरफेस एरिया के दो पार्ट होते हैं, एरिया के मैंने कोई भी दो पार्ट नहीं दिखाए थे। सरफेस एरिया के दो पार्ट होते हैं, CS या LS, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, और एक दूसरा पार्ट होता है TS, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो आपने बोला दोनों में डिफरेंस, मैंने कहा टोटल सरफेस एरिया में बेस भी काउंट होता है, और लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया में जो है सिर्फ 4 दीवारें या खड़ी हुई जो दीवारें हैं, लेटरल यानी कि खड़ा हुआ सरफेसेस जो है वो काउंट होते हैं। बेस और टॉप को छोड़ दोगे, आपके कमरे की चारों दीवारें, छत और फ्लोर को छोड़ने के बाद उनका जो भी चारों का एरिया है वो लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया है। तुम्हारे केस में लेटरल बोलूंगा। तुमने बोला क्यों कर्व नहीं बोलोगे? मैंने कहा नहीं, कॉर्नर्स है ना तुम्हारे कमरे में, एजेस है, वर्टिसेस हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होता है सिलेंडर जैसी शेप्स के लिए, जिसमें स्मूथ होता है। तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया ऐसा कर्व्ड है, यहाँ पर तुम्हारे कॉर्नर्स है ना रूम के अंदर, छत का और अगर फ्लोर का एरिया भी जोड़ दो तो वो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। साफ बात है, क्लियर है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे
सर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम निकल के आता है किसी भी क्यूबॉइड के लिए। एक्चुअल में दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड या अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच कैन बी फिल्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर बॉक्स, है ना। तो आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबॉइड, ये क्या है, वॉल्यूम की बात है। ये वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। सिलेंडर, तुम्हारे घर में गैस सिलेंडर आता है, गैस का वॉल्यूम होता है। देखना उसमें भी गैस किलो में लिखी होती है, कितने किलो का सिलेंडर है, कितने किलो गैस है इसके अंदर। तुम मार्केट में अगर कभी तुमने रूम लिया हो, भाई मैं तो नहीं गया कभी कोटा के बाहर, ठीक है ज़्यादा, बट अगर आपने देखा कोटा में जो बहुत से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत से बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, बहुत से पीजी में रहते हैं, जैसे बहुत से अगर मम्मी के साथ या अलग से रहते हैं किचन लेकर, तो वो सिलेंडर लेते हैं। ऑब्वियसली सिलेंडर का कलेक्शन तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तो जनरली सिलेंडर्स में आप क्या गैस बाहर से भरवा के लाते हो, तो वो देते हैं भाई 100 रुपये किलो या 50 रुपये के, जो भी, मेरे को नहीं पता क्या रेट है, बट वो किलो के हिसाब से लेते हैं कि आप खाली सिलेंडर लेके गए, दुकानदार कह रहा भाई बड़े सिलेंडर में से मैं गैस डाल दूंगा और इतने रुपए किलो गैस है। गैस किलो में कैसे आ सकती है, बट आती है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ चैप्टर में, ठीक है, कि यूनिट्स बहुत ज्यादा घुमाएंगी तुम्हें आगे। तुम्हारे कक्षा 11वीं का पहला ही चैप्टर फिजिक्स का है, यूनिट एंड डायमेंशंस, है कि नहीं है, वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट नंबर पे, फंडामेंटल चैप्टर है बिल्कुल, तो ध्यान रखना चीजों का, ठीक है। इसके बाद कहानी आती है सर वॉल्यूम की। आपने कहा कि सर हमारा वॉल्यूम जो आप दिखा रहे हो वो ऐसा दिखता है, ये क्यों दिखाई सर आपने फिगर, ये तो लिक्विड वाला वॉल्यूम है। मैंने कहा यहाँ पर कुछ बातें हैं, ध्यान से देखना। अगर ये सेंटीमीटर में होते तो इसका आंसर आता किसमें, मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में, पर यहाँ मिलीलीटर लिखा हुआ है, ये ml में है और L में है। मैं लिख देता हूँ लीटर, ये तो अंडरस्टूड है, ml तो मिलीलीटर है, भाई तुम L को लेंथ ना मान लो इसलिए लीटर पूरा मैंने फुल फॉर्म लिख दिया। देखेंगे तो आपने बोला कि सर बिल्कुल सही, यहीं पर ही कंफ्यूजन आता है। तो मैंने कहा बच्चों इस कंफ्यूजन का एक ही समाधान है, कन्वर्जन याद होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम इज एक्चुअल में 1 मिलीलीटर। Similarly, 1000 centimeter cube of volume is equals to 1000 ml, which is further equals to 1 liter. तो सर 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 6 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट वुड बी 1000 लीटर्स, और 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। अब इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। ये तो कन्वर्जन आ गया, ये तो बेसिक मल्टीप्लीकेशन करता जा रहा हूँ मैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर 1 लीटर है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 10 की पावर 6, 1 लीटर को 1000 से करूंगा 1000 लीटर। तो ये 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब कैसे आया, मैंने कहा ये भी देख लो, नाराज नहीं होना बिल्कुल भी। वन मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर का होल क्यूब, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब, पावर्स की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। मुद्दा यह है कि अगर आप 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट और 1 मीटर विड्थ वाला कोई पानी का टैंक छत पे बनाते हो तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मुझे बहुत समय लगा है इन चीजों को समझने की 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होने का क्या सेंस है। तुम्हारे नेक्स्ट ईयर अगर तुम साइंस मैथ्स लेते हो, इस साल भी फिजिक्स में तुम्हारे ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे यूनिट्स आई कोई, तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा कॉमन मिलेगा तुम्हें, थ्रू आउट 11-12 भी मिलेगा। कोई भी यूनिट आती है तो वन यूनिट या फिर आप बोलोगे कि 1 मेजरमेंट ऑफ दैट यूनिट, उसकी डेफिनेशन आती है। जैसे डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, है ना, डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। 1 Newton of force is that force which actually gives a mass of 1 kg as acceleration of 1 meter per second square. 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही बेसिकली 1 न्यूटन होता है। तो ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन हुई। वैसे 1 जूल वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्रिएट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। ऐसा ही में चल रहा है पूरा मामला। सिमिलरली 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 liter implies that if you make a tank out of 1 meter length, 1 meter breadth and 1 meter height, तो उसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो 1000 लीटर होगा, या 1000 लीटर पानी रखा जाएगा। ये करके देख लेना प्रैक्टिकली,
ठीक है, ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम है या कन्वर्जन के पीछे का लॉजिक है। यानी कि सर 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का अगर मैं कुछ बनाता हूं तो उसमें 1 ml लिक्विड आएगा। मैंने कि एग्जैक्टली ये प्रॉपर सीन है। ठीक है, कितना सच है कितना अजीब होगा ये आपकी लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये वॉल्यूम है जनरली, तो उसका यही मतलब हुआ। क्लियर है? बिल्कुल, आपने कहा क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं सरफेस एरिया की। ये दोनों फिगर्स वॉल्यूम के लिए, सरफेस एरिया के लिए। सरफेस एरिया कैसे समझ में आ रहा है सर इससे? मैंने कहा ध्यान देना, क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस है, इसलिए कलर्ड वाला फिगर दिखाया है। ठीक है, क्यूबॉइड में 6 सरफेस है जिसमें मैंने 2 रेड, 2 स्काई ब्लू और 2 मैंने येलो कलर में दिखा रखे हैं। खोल के दिखाऊंगा तो आप देखना कि टोटल 6 सरफेसेस हैं। मैंने कटआउट निकाले, इसको नेट पैटर्न बोलते हैं। नेट NET, नेट नेट माने जिनको फोल्ड करने पर एक्चुअल फिगर बने। कक्षा 8वीं में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में एक लास्ट में आपका चैप्टर लास्ट टॉपिक था नेट ऑफ अ फिगर, 3D फिगर, सिलेंडर का, कोन का, सबका नेट होता है। मैं फ्रस्टम ऑफ कोन का भी नेट दिखाऊंगा तुम्हें इसी लेक्चर में। तो आप देखिएगा सरफेस एरियाज दिख रहे हैं, जितने सरफेसेस को आप पेंट कर सकते हो सरफेस एरिया में कंट्रीब्यूट करेंगे, साफ बात है। क्लियर है? बिल्कुल। तो मैं 6 सरफेसेस को पेंट कर सकता हूं, सो इट कैन गिव मी सरफेस एरिया फॉर पेंटिंग 6 सरफेसेस। आप देखना कि 6 के 6 रेक्टेंगल्स हैं इस केस में, ये स्क्वायर्स हो सकते हैं अगर ये क्यूब होता, 2 सर्किल और 1 रेक्टेंगल होता अगर ये सिलेंडर होता। सिलेंडर का नेट वही होता है, एक रेक्टेंगल को फोल्ड करके 2 ऊपर से ढक्कन चिपका दो सर्कुलर, तो आपका सिलेंडर बन जाता है। ये सीन है। क्लियर है? छाप लो जल्दी से। हाँ, चलें आगे। चलिए, तो सर इसके बाद डिफरेंस बताइए ना कि एरिया और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। आपने इतना चिल्ला चिल्ला के कहा कि एरिया की डेफिनेशन अलग ही लिख रहे हो, सरफेस एरिया की 3D के साथ मिला के लिख रहे हो। मैंने कहा एरिया 2D का होता है, सरफेस एरिया 3D का होता है, कहानी खत्म। यही डिफरेंस है, इसी को मैं 4 पॉइंट्स में अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करूंगा। बट हाँ, एरिया 2D का होता है, और जब मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं वो भी एरिया ही है, बट सरफेस एरिया बोलते ही क्लियर हो जाता है कि मैं किसी 3D सरफेस के या 3D फिगर के सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? तुमने कहा बिल्कुल। एरिया इज एसोसिएटेड विद अ 2-डायमेंशनल शेप व्हाइल सरफेस एरिया इज एसोसिएटेड विद अ 3-डायमेंशनल शेप। तो एरिया 2D फिगर्स के साथ होता है, सरफेस एरिया 3D के साथ होता है। वही क्यूब 6 स्क्वायर से मिलके बना है। स्क्वायर का एरिया एरिया है, क्यूब के 6 फेसेस का एरिया सरफेस एरिया है। याद रखिए, सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन आप किसका एरिया हो। आपका भाई एक स्क्वायर का एरिया है, बट वही स्क्वायर अगर साइड हो जाता है किसी क्यूब की तो आप उसको सरफेस एरिया कह देते हो। तो डिपेंड करता है आप एसोसिएटेड किसके साथ, उसी के हिसाब से आपकी टर्मिनोलॉजी चेंज होगी। राइट? एरिया इज द स्पेस ऑफ द रीजन, एरिया इज द स्पेस और द रीजन occupied by any flat 2-dimensional shape, while surface area is the area or space occupied by the lateral surface or by all the faces of 3-dimensional shape। आपने बोला कि सर एरिया, या अगर आप बात करो किसी भी एरिया की, यानी कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं बोला गया है, तो जनरली वो फ्लैट 2D शेप होती है, उसने जितना स्पेस घेर रखा है हम उसको मानते हैं, जिसको मैं पेंट कर सकता हूँ। ध्यान देना, वाइल सरफेस एरिया वही सेम एरिया, वही सेम स्पेस होगा। ये 2D स्पेस की बात हो रही है, लेकिन ऑक्यूपाइड बाय लेटरल सरफेस या फिर ऑल 3 सरफेसेस या ऑल द सरफेसेस ऑफ अ 3D स्पेस। यानी कि मान लो कि मैं यहाँ पर एक क्यूब बना देता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कि अब एक स्क्वायर जो एरिया निकाल रहा है, या स्क्वायर जो रखा हुआ है फ्लोर पे, उसके एरिया को मैं क्या कह रहा हूँ, फ्लैट एरिया, यानी कि सिंपल एरिया। अगर क्यूब रखा है तो क्यूब के 6 सरफेस मिलकर जितना जगह घेर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा सरफेस एरिया। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको पेंट करता हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैंने इतना एरिया पेंट किया, पर अगर मैं क्यूब के 6 सरफेसेस को पेंट करता हूं तो उनका टोटल एरिया को मैं बोलूंगा कि मैंने इतना सरफेस एरिया पेंट किया, या फिर टोटल एरिया ऑफ द सरफेसेस व्हिच आई हैव पेंटेड इज अमाउंटिंग दिस पर्टिकुलर फिगर, तो आप उतना मुझे पे कर दीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा बिल के अंदर, सरफेस एरिया, कि भाई मैंने इसका इतना सरफेस पेंट किया, जबकि इसके लिए मैंने सिंपल एरिया की बात करी है कि नहीं है। ये मैंने देखा है प्रैक्टिकली। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके भी देखोगे ना कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सर जहां जहां पर टर्म सरफेस एरिया यूज करी हुई है किसी भी चीज के लिए, आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई 3D फिगर के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो सर इसका कोई यूज भी है, कैसे पढ़ा रहे हो? मैंने कहा क्वेश्चंस में यूज आता है। कई बार क्या होता है, कोई फिगर नहीं दिया होता पर वो बोलता है फॉर अ फिगर सरफेस एरिया इज दिस। सीधा एक क्वेश्चन था MCQ में, फॉर अ फिगर सरफेस एरिया इज दिस, इतना मीटर स्क्वायर।
इज द फिगर 3D और 2D क्वेश्चन मार्क। हमने बोला सरफेस एरिया के दम पे तो क्या ही करें, बच्चे 2D करके आ गए। यहाँ पर कैच ये था कि बंदे ने सिर्फ क्वेश्चन में एक लाइन पूछी कि सरफेस एरिया किसी फिगर का, फिगर बोला 2D 3D कुछ नहीं बोला, इतना मीटर स्क्वायर है, मान लो 500 मीटर स्क्वायर है, तो फिगर 2D है 3D, बच्चे 2D करके आ गए। अब जब उसने वर्ड ही सरफेस एरिया यूज करा तो वो 3D करो, उसका आंसर 3D था, पर वो उसको समझ में आएगा जिसको डिफरेंस पता हो। छोटी छोटी चीजें है ना। अब कंपटीशन हो या कोई भी ऐसा एग्जाम हो गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, तो थ्योरी में से कहां से क्वेश्चन बन सकता है ये भी आप देख लो। मैथमेटिक्स में भी थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं जब आप जेईई मेन से एडवांस की तैयारी करोगे आगे। जैसे मैं 11th-12th वालों को पढ़ाता हूँ तो उनके साथ भी समस्या आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और तुम्हें बता रहा हूँ अभी तुम्हें न्यूमेरिकल से डर लगता होगा, है ना, फिजिक्स में मैथ्स में दोनों में। भाई न्यूमेरिकल सबसे इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हें पता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है जो तुम्हारी मतलब यूं मान लो बैंड बजा देंगे वो एग्जाम के अंदर। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कि कंसेप्ट हम कभी डीप में पढ़ते ही नहीं है। अभी मैं वन शॉट रिवीजन के नाम पे आप देख लो, आपको और वीडियोस मिलेंगे जो 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिकॉल करवा रहे हैं। मानते हैं एग्जाम के पीछे 5 मिनट का भाई आपको रिवीजन होना चाहिए। ऐसा भी आपके पास एक कंटेंट हो जो आपको 5 मिनट में पूरा का पूरा फॉर्मूलास वगैरह रिकॉल करा दें। बट कुछ ऐसा भी तो हो जो इन गैप को कब फिल करोगे फिर, अगर फॉर्मूला ही पढ़ते रह जाओगे। आगे कुछ और सब्जेक्ट लेना तो समझ में आती है बात, पर अगर मैथ्स ही लेनी तो इन गैप्स को फिल करना जरूरी है ना बच्चों, वो वाली बात है। तीसरा क्या डिफरेंस है सर, तीसरा किस एस्पेक्ट पे बात करोगे आप, एग्जांपल्स के बेसिस पे। भाई अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ शेप्स दैट हैव एन एरिया आर स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। देख लो तीनों के तीनों 2D फिगर है। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड शेप्स दैट हैव सरफेस एरिया आर क्यूब, क्यूबॉइड और कोन। या फिर सिलेंडर ले लो, ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम क्या, प्रिज्म ले लो, पिरामिड ले लो, है कि नहीं है। ये सब चीजें क्या है 3D फिगर्स हैं। अब लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2D का एरिया निकालने के लिए 2 ही डायमेंशन का इस्तेमाल होता है। तो तुमने बोला कि सरफेस एरिया निकालने के लिए 3 का होता है क्या, मैंने कहा एग्जैक्टली 3 का ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा एक साथ होता है, सुनना ध्यान से। जब अगर तुम्हें बेसिक थोड़ा सा भी याद है तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का, या रेक्टेंगल का भी छोड़ो, स्क्वायर की बात कर लो तुम। तो स्क्वायर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तुमने कहा कि 4a स्क्वायर, और टोटल तुमने कहा 6a स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब क्यूबॉइड पे आता हूँ, स्क्वायर नहीं क्यूब बोलना चाहिए था मेरे को, सॉरी। अब मैं क्यूबॉइड पे आता हूँ। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तुमने बोला लेंथ और हाइट, तो 2 इंटू क्या होगा, आपने बोला कि सर लेंथ और ये आपकी हाइट है, हाइट लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो आपने बोला कि सर हम ये लिख देंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आपने कहा लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दूंगा, उसका ट्वाइस कर दूंगा तो पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर को ही हाइट दे दूंगा तो आपका लेटरल सरफेस एरिया आएगा। मैंने कहा ठीक है। टोटल क्या होता है, तुमने कहा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तुमने बड़ा फास्ट बोला, मैंने की सुनना। अब तुमने जो सरफेस एरिया निकाला, चाहे वो लेटरल हो चाहे टोटल हो, 2 ही तरह का होता है। दोनों को निकालने के लिए पूरी वैल्यूज, क्या तुमने तीनों डायमेंशन इस्तेमाल नहीं करे, तुमने कहा किए। मैंने कहा 3 ही अवेलेबल थे, 3D फिगर है, तुमने कहा थे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तुमने कहा तीनों यूज करने पड़े, बिल्कुल पड़े। तो सर जब आपको किसी सरफेस एरिया को निकालना होता है तो आपको उस 3D फिगर के तीनों डायमेंशन की नीड होती है, लेकिन वहीं एरिया निकालने के लिए क्योंकि आपके पास अवेलेबल ही 2 डायमेंशंस होते हैं, 2D फिगर का एरिया होता है, तो आप 2 ही डायमेंशन इस्तेमाल करते हो। ये लास्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परहैप्स सब में से। तो आप देखिए, द कैलकुलेशन ऑफ एरिया इन्वॉल्व्स ओनली 2 डायमेंशंस और वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, अ रेक्टेंगल्स एरिया इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इट्स लेंथ एंड विड्थ। बिल्कुल सही बात है, होता ही है उसके पास। while the calculation of surface area involves 3 dimensions or values. For example, the surface area of cuboid is calculated by taking its length, width and height. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या नहीं है? छापो जल्दी से। छप गया? चलिए आगे चलते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों रिवीजन या रिकैपिटुलेशन उन फॉर्मूलेस का जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूलेस की मैं बात करूंगा ये कक्षा 9वीं में थे आपके, तो हर फॉर्मूला तो याद कराने की जरूरत है नहीं, तो मैंने पूरा टेबल ही बना रखी है एक, वैसे कॉपी पेस्ट कर रखी है, मैंने नहीं बनाई, ठीक है। तो ये जो टेबल है बेसिकली, ये टेबल आपको पूरे 6 फिगर्स, कौन कौन से, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये 6 जो फिगर्स आपके सिलेबस में हैं, इनके एरियाज कौन सा लेटरल और टोटल दोनों दे देगा। प्लस हमने जो पैरामीटर्स में यूज किया, जैसे एल को हमने क्या माना है, एच को हाइट माना है, वो भी हमने नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ है। तो मैं रिकैप करवा देता हूँ। एक भाई आपके टोटल 6 फिगर्स थे। क्यूब, क्यूब की अगर मैं लेंथ और लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम होती है, उसको ए मान लूं तो चारों भाई स्क्वायर से बन रहे हैं,
4 स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर, 6 स्क्वायर का 6a स्क्वायर। तो लेटरल टोटल सरफेस एरिया ये होता था। क्यूबॉइड की बात करूं तो आपने कहा कि सर लेंथ ब्रेड्थ ये पेरीमीटर है, किसी के भी पेरीमीटर को अगर आप हाइट देते हो तो आपको लेटरल सरफेस मिलता है। सिलेंडर में देख लो, चूड़ी होती है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है चूड़ी का। अगर 2 पाई आर की बहुत सारी चूड़ियां एक के ऊपर एक रख दो, रिंग्स रख दो, तो आप देखिएगा प्रॉपर आपको क्या मिलता है, लेटरल सरफेस। एक हॉलो सिलेंडर ऐसे ही तो बनता है। भूल के तुम्हारा मकान कैसे बना था, लेटरल सरफेस है। फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूं, पेरीमीटर इनटू हाइट। कोई भी प्रिज्म लाइक फिगर होता है, हाँ प्रिज्म लाइक फिगर, उसका एरिया यही होता है, उसका क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया यही होता है, लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर इनटू हाइट। क्योंकि प्रिज्म पूरा पैरेलल डेवलप होता है, ठीक है। तो आपका घर कैसे बना था, आपके कमरे की चारों दीवारें बताने का तरीका बता रहा हूँ। पहले बाउंड्री में उसने एक एक ईंटें रखी, उसने बोल दिया हाँ भाई इतना बड़ा कमरा बनेगा, फिर उन्हीं ईंटों के ऊपर तो ईंटें जमाता चला गया, वो पूरी बाउंड्री पे ही तो एक के ऊपर एक ईंटें रखता गया। तो पेरीमीटर बनाया पहले उसने, पेरीमीटर को तो हाइट दी उसने, और करा क्या, ऐसे कमरा बनता है आपका। लेटरल छत नहीं बनी, इसकी बात कर रहा हूँ। टोटल में तो फिर आपको पता ही है, पूरा 2 रेक्टेंगल का एरिया, आमने सामने वाले 2 रेक्टेंगल और इधर वाले 2 रेक्टेंगल का एरिया, 6 रेक्टेंगल्स का एरिया आता है, जहाँ पर L लेंथ है, B ब्रेड्थ है, H हाइट है। तो याद रखने का तरीका है कर्व सरफेस एरिया। ऐसे सिलेंडर का भी याद रख सकते हो आप, 2 पाई आर सर्कल का सरकमफेरेंस, उसी को तो हाइट दोगे। तो भाई कुआं बनाना है, कैसे बनाओगे, सोच के देखो ना। आप पहले एक सर्किल बनाओगे, सिंगल सिंगल ईंटों से बाउंड्री बन गई, उन्हीं के ऊपर ईंटें जमाते चले जाओगे। तो आपने पेरीमीटर को, सरकमफेरेंस को तो हाइट दी और क्या करा है, तो 2 पाई आर पेरीमीटर इनटू हाइट। मैं लिख भी देता हूं, पेरीमीटर इनटू हाइट। यहां भी यही काम किया है। सिंपल, पेरीमीटर इनटू हाइट, सिंपल। फिर कोन की बात करते हैं, तो आप कोन में देखिएगा, लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का। आपने बोला कि सर लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कैनोपी वाला पोर्शन, पार्टी हैट होती है तो उसमें तो चमकीला सा पोर्शन होता है, इसमें बेस का कुछ अता पता नहीं होता, उसी को बोलते हैं अपन लेटरल। वो होता है पाई आर एल। एल क्या होती है, स्लांट हाइट, ये टेढ़ी वाली। जो वर्टिकल हाइट होती है, जो एक्सिस को कैसे जोड़ती है, आपने बोला जो एक्सिस होती है बेसिकली, यानी कि बेस सेंटर को वर्टेक्स से जोड़ने वाली परपेंडिकुलर हाइट, वो स्मॉल एच होती है, बाकी रेडियस को स्मॉल आर बोलते हैं। सही बात है। बाकी आपका जो एल है वो क्या है, स्लांट हाइट होता है, तो पाई आर एल। इसका वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। तो मैंने सिलेंडर का बताओ, मैंने कहा देखो कोन का जो भी वॉल्यूम निकल के आएगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। अब मैं यहाँ पर इस वॉल्यूम की बात क्यों कर रहा हूँ, अभी तक वॉल्यूम नहीं सिखा रहे हो। मैंने कहा समझो, प्रिज्म वाले स्ट्रक्चर्स में जैसे आप एरिया निकाल पाते हो, वैसे अगर मैं पेरीमीटर को हाइट देता हूँ तो कर्व सरफेस एरिया मिलता है। अगर मैं जो आपका बेस है, बेस एरिया को हाइट दूं तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे कि जब भी आप सिलेंडर, क्यूब या क्यूबॉइड ऐसे फिगर्स की बात करो जो एक पर्टिकुलर थिकनेस को या क्रॉस सेक्शन को मेंटेन कर रहे हैं थ्रू आउट देयर हाइट। एक आपका कोन होता है, एक आपका पिरामिड होता है जो कॉन्स्टेंटली कम होता चला जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको याद रखने का तरीका आना चाहिए कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सर आप देखेंगे अगर सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कर्व सरफेस में ऊपर के जो 2 ढक्कन है, सर्कल पाई आर स्क्वायर, उन्हीं को तो ऐड करना है। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही करना है आपको। 2 पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एच बचेगा। कोन के अंदर क्या करना है, पाई आर एल कर्व हो गया, नीचे का जो है पाई आर स्क्वायर वो बेसिकली आपको ऐड करना है। तो सर कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्फेयर का क्या होता है, स्फेयर का अगर आपको याद है टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया भी क्या होता था, सेम। टोटल 6 फिगर्स के 17 आपके पास फॉर्मूला आते हैं, 6 फिगर्स के 6 कर्व सरफेस एरिया, 6 टोटल सरफेस एरिया और 6 वॉल्यूम, 18 होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला ब्रेक हो जाता है क्योंकि इसका कर्व्ड और टोटल सब कुछ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर में जो आपका कर्व सरफेस एरिया है, कटोरी वाला एरिया, उसको तो बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है यानी कि कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ बेस या टॉप, उसको भी जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें बेस का एरिया और जोड़ दूं तो 3 पाई आर स्क्वायर निकल के आता है। तो टोटल और लेटरल आपको लोगों को याद हो गए होंगे, पहले भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो छाप लेंगे जल्दी से, फिर मैं वैसे ही वॉल्यूम रिकॉल कराऊंगा, जल्दी से नोट करो।
हो गया भाई। चलिए तो अपन अब बात करते हैं वॉल्यूम्स की। तो ये सरफेस एरिया का अपन ने रिकैप देखा, इसके बाद वैसे ही अपन वॉल्यूम की बात करते हैं, राइट। अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो टोटल आपके पास 6 फिगर्स वापस से आ जाते हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है सर? साइड का क्यूब, ए क्यूब। क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कोन का देख लो, कोन का देखने से पहले सिलेंडर का देखो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? इसका भी देख लो आप, क्यूब का भी। एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर इंटू हाइट ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। क्यूबॉइड का देख लो, एरिया ऑफ बेस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सिलेंडर का देख लो, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। कोन का देख लो, कोन क्या होता है? 1/3 होता है सिलेंडर का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ठीक है, ऐसा देख लो। फिर आप स्फीयर की बात करो, स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देख सकते हो आर अगर रेडियस है तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का, सर हेमिस्फीयर का आधा हो जाएगा। जब आपने स्फीयर को बीच में से काट दिया तो आपको 2 हेमिस्फीयर मिलेंगे, तो 4/3 पाई आर क्यूब को काटोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब वाले 2 आपको हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे। ये आपका वॉल्यूम है। छाप लो, ये 9th क्लास में हर एक फॉर्मूले के ऊपर एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज दे रखी है भाई साहब, है कि नहीं है? जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, नोट हो गया? आपने कहा सर वीडियो जब पॉज ही करना है तो नोट करने में टाइम पास तो हम लोग करेंगे नहीं। तो बच्चे जितने भी फॉर्मूले मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोगों ने कभी ना कभी पहले देखे हुए हैं। बस बात ये है कि आपको रिकॉल पूरा का पूरा करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ देते हो बीच में तो प्रॉब्लम है ना। कंसेप्ट में अपने को गैप नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। चलिए, अब यहाँ तक तो कहानी चल रही थी आपकी पहले की क्लासेस की, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लास की यानी कि कक्षा 10वीं की बात करूँ तो आपके जो मेजर टॉपिक आया ना वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इनके एरिया और वॉल्यूम की बात करी गई। जो पहली अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, जो आपकी 10th में पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, या दूसरी भी है, तो वो एरिया और वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे। तो ये तो समझे कि सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन होता क्या है सर। मैंने कहा आपका घर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। अलग अलग तरह के सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है। आपका आइसक्रीम का कोन, कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल कप रखा होता है। टेक्निकली तो आपका जो स्कूप है वो हेमिस्फेरिकल होता है आइडियल केस में, है ना। फिर अपन उसको खा खा के तो अजीब सा कर देते। तो आप देखना कि आपका बेसिकली हर ज्योमेट्रिकल फिगर जो आपके आसपास है वो डिफरेंट तरह के सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन ही होता है। सिंपल, आपका कैप्सूल देख लीजिए, मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो सर उनका क्या? मैंने कहा उनका एरिया। अभी तक आप लोगों ने कक्षा 9वीं के अंदर क्लास 9th में बेसिकली किन फिगर्स का आपने एरिया और वॉल्यूम निकाला? जो प्लेनर थे या 3D थे और काफी सिंपल थे। वहां कॉम्बिनेशन की बात नहीं हो रही थी, यहाँ कॉम्बिनेशन की बात होगी। यहाँ बताया जाएगा कि भैया एक फिगर में स्फेयर भी है तो यहाँ पर कोन भी दिख रहा है, हेमिस्फेयर भी है तो सिलेंडर भी है। तो बताओ किसका वॉल्यूम कितना होगा? क्या वॉल्यूम ऐड होंगे डायरेक्टली? एरिया कैसे निकालोगे कि क्या एरिया ऐड होंगे, कुछ एरिया डिसअपियर होगा? वो चीजें अपने को समझनी है। तो उसके लिए टॉपिक समझते हैं। सॉलिड शेप्स आर 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ अदरवाइज प्लेनर शेप्स। आपने कहा ये क्यों बता रहा हूं यहाँ पर? मैंने कहा इंपॉर्टेंस है। स्क्वायर अपने आप में क्या होता है? तुमने कहा प्लेन, बट मैंने कहा 6 स्क्वायर को लगा दूं तो क्यूब बन जाता है। तुमने कहा पॉइंट है। मैंने कहा ट्रायंगल क्या होता है? तुमने बोला प्लेनर फिगर, स्मॉलेस्ट पॉलीगन। मैंने कहा अगर मैं 4 ट्रायंगल्स को लगा दूं एक जैसे तो ट्रायंगुलर पिरामिड बन जाता है। टेट्रागन या टेट्राहेड्रन, तुमने कहा पॉइंट है। मैंने कहा ठीक है। स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों प्लेनर है, पर अगर मैं एक स्क्वायर लेके 4 ट्रायंगल्स को ऐसा लगा दूं तो स्क्वायर पिरामिड बन जाता है, 3D फिगर। तुमने कहा स्टिल अ पॉइंट। तो आप देखो 3D फिगर्स बेसिकली प्लेनर्स जो शेप्स होती हैं उन्हीं से मिलके बने होते हैं। सिलेंडर इज अ प्राइम एग्जांपल, है ना भाई। 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को फोल्ड करके 2 सर्कल चिपका दिया ऊपर नीचे, सिलेंडर बन गया तुम्हारा। तो सर साबित क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा कॉम्बिनेशन में भी इस चीज पे इफेक्ट पड़ता है भाई। कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में अगर आप देखोगे, मैंने आपको दिखाया मेरे दोनों हाथ प्लेनर है। जोड़ने के बाद पर क्या हुआ? 2 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए थे ना। अभी मेरे इंडिविजुअली तुम्हें हाथ पेंट करने तो 4 जगह पेंट करने हैं, जोड़ने के बाद करोगे तो 2 ही जगह पेंट करना है, बीच का रह गया। नोटिस करना है इस चीज को। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, ये प्राइम मैकेनिकल वाला एग्जांपल देता हूँ। अपन मैकेनिकल इंजीनियर है, सस्ते वाले, ठीक है। तो अपन उसकी बात करते हैं। अगर मैं किसी मशीन को जिस अवस्था में वो है उसमें तुम मुझे पेंट करने के लिए दोगे तुम्हारी बाइक को, तो तुम्हारा पेंट बहुत कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि जो पार्ट्स दिख रहे हैं वही तो ब्रश चलेगा मेरा। वहीं अगर तुम बोलो कि नहीं नहीं सर आप अंदर तक पेंट करो,
अंदर रस्टिंग नहीं हो जाए, सारे पार्ट्स खोल के, तरीका तो वही सही होता है मशीन्स का, तो मशीन के सारे पार्ट्स खोलूंगा। अब मैंने ना ये ऐसा एक पार्ट था, इसको मैं ऐसे पेंट करने वाला था, जैसे खोला तो अब 4 सरफेस हो गए, अब पेंट बहुत ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि जब आपने इसको असेंबल किया था तो बहुत सारे जो कॉमन एरियाज थे वो एक के ऊपर एक ढक गए थे, डिसअपीयर हो गए थे। ये चीजों का ध्यान रखना होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में मैं आपको एक्चुअल एरिया निकालने से पहले यही समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अ स्क्वायर बिकम्स अ क्यूब, बिल्कुल अभी बताया मैंने। रेक्टेंगल क्यूबॉइड बन जाता है, ट्राइंगल एक कोन बन जाता है अगर उसको रोटेट करवाओ तो। एक राइट एंगल ट्राइंगल को अपनी ही परपेंडिकुलर, जिसको अपन एक्सिस बोलते हैं यहाँ पर, एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक राइट सर्कुलर कोन मिलेगा। सही बात है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर। बट व्हाट इफ दीज सॉलिड शेप्स कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट शेप ऑल टुगेदर? सर लेकिन अगर इन्हीं सॉलिड शेप्स को, अभी तो इंडिविजुअल है क्यूब क्यूबॉइड, पर अगर मैं क्यूब के ऊपर कोन बिठा दूं, सिलेंडर के ऊपर कोन बिठा दूं, सिलेंडर के दोनों सरफेसेस के पीछे कोन बिठा दूं, सिलेंडर के दोनों तरफ हेमिस्फीयर मिला दूं जो कि एक कैप्सूल की शेप बनती है, तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स लीड्स टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट। लेवल का मतलब क्या, सब कुछ चेंज करोगे? मैंने कहा नहीं, तरीका बदलना पड़ेगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस टोटल मिक्सअप सॉलिड में टोटल इंडिविजुअल फिगर्स हैं कितने, ताकि आप अलग अलग के वॉल्यूम को ऐड कर पाओ। इन आवर डेली लाइव्स वी सी मैनी शेप्स दैट आर ब्लेंड ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपने कहा बिल्कुल। फ्रॉम हट्स टू टेंट्स, कैप्सूल्स एंड इन आइसक्रीम फिल्ड कोन, सीइंग सच शेप्स इज अ कॉमन ऑकरेंस। आपने बोला हमारी आम जिंदगी में हमें बहुत सारी शेप्स देखने को मिलती हैं जो अलग अलग तरह की शेप्स का ब्लेंड होती है। फ्रॉम हट्स टू टेंट्स, कैप्सूल्स एंड एन आइसक्रीम फिल्ड कोन। आपने बोला कि सर हट, मैंने कहा झोपड़ी। टेंट, तुमने कहा जनरली आपके टेंट ऐसे ही होते हैं, सिलेंडर होता है उसके ऊपर कोन लगा होता है। कैप्सूल्स, मैंने कहा ये ऐसे होते हैं, हेमिस्फेरिकल, दो तरफ हेमिस्फेरिकल, बीच में सिलेंडर होता है। आइसक्रीम फिल्ड कोन्स, ये ऐसे होते हैं, हाँ है ना? तो आपने बोला कि हर तरह के बेसिकली शेप में आप देखोगे तो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इन्हीं कॉम्बिनेशंस के अंदर अपने को आइडेंटिफाई करना होता है कि टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम क्या है। नोट करो, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। हो गया? अरे सर हम तो वीडियो को पॉज करके छाप लेते हैं, जबरदस्ती आप टाइम दे रहे हो। चलो अब मुद्दे की बात ये आई कि सर जब सारी बातें समझ में आ गई तो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है क्या? What exactly is a combination of solid and how it actually affects our way of measuring the areas and volumes of certain 3D figures? सर ऐसे चेंज आता है कि कुछ सरफेस डिस्ट्रॉय होते हैं, कुछ नए बनते हैं। वैसे ही अगर वॉल्यूम की बात करूं तो क्या वॉल्यूम में भी ऐसा होगा कि कुछ वॉल्यूम आएगा, कुछ वॉल्यूम जाएगा? तो यही चीजें देखने के लिए क्या करें, आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है? लेक्चर पूरा देखना, स्किप नहीं करना कहीं पर भी। तो मैं लगता है कोई पार्ट आता है उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, सुन लो लेकिन, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में अब अगर मैं बोलूं कि सर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है, तो देखेंगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड इज दैट फिगर which is found by combining two or more different solids. at least 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है? तो सिलेंडर के ऊपर कोन चिपका दो, ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है? आपने बोला कि सर कंबाइन करते क्यों हैं, मैंने कहा रिक्वायरमेंट है। अब ये देखो, ये कि अपने आप में कोई सिलेंडर या हेक्सागोनल है, नीचे से ट्रायंगुलर दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, ऊपर जाके टिप हो गई है ना। ये जो प्रेजेंटर है ये देख लो, अजीब सी ही शेप है। अगर सामने से देखोगे तो ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है कि नहीं है? इस ट्रेपेजियम को थिकनेस दे रखी है अपन ने, अलग अलग तरीके। कैमरा को देख लो, सामने यूं गोल है और जो ब्रैकेट है कैमरा का वो क्या है, ऐसे आर्क है और बीच में रेक्टेंगल जैसा हो रखा है। सब अपने अपने तरीके। ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं आप देख लो, है कि नहीं है? तो आप देख सकते हो सारी शेप्स आपके रियल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। अभी आपकी जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, जो सॉफ्ट बॉक्स होते हैं, वो ट्रेपेजियम होते हैं, ट्रेपेजियम को फुला रखा होता है, आपने शादियों में भी देखे होंगे बहुत जगह पर। सिंपल सी चीज है। तो आप देखो रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है इनके। 2 क्यूब्स मे बी कंबाइंड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। आपने कहा सर ऐसा हो सकता है, 2 क्यूब को साइड बाय साइड जोड़ दूं, जिस साइड से जोड़ोगे उस साइड के एरिया गायब हो जाएंगे।
While a cone over a cylinder might fuse to form a tent, तो आपने बोला कि सर हम क्यूब्स को कंबाइन करके क्यूबॉइड बना सकते हैं, एक कोन को सिलेंडर के ऊपर रख के हो सकता है टेंट बना सके, तो बहुत चीजें पॉसिबल होती है। एग्जांपल के तौर पे देख लो आप, सबसे अच्छा एग्जांपल है कैप्सूल वाला, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है। आप देखो इस कैप्सूल में अगर मैं यहाँ से कट लगाऊं तरीके से, तो आप लॉजिकली देखना, एक हेमिस्फेयर यहाँ से बाहर निकलता है, एक हेमिस्फेरिकल यहाँ से बाहर निकलता है, बीच में एक सिलेंडर मिलता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तीन सॉलिड से मिलके आपका कैप्सूल बन रहा है, उसको अपन खाते हैं, है कि नहीं है? हेमिस्फेयर प्लस सिलेंडर इज प्लस हेमिस्फेयर, तो ये हेमिस्फेयर सिलेंडर हेमिस्फेयर इनसे मिलकर बन रहा है कैप्सूल, ऐसे फिगर से। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इसका एरिया निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, ये चीज़ें हैं, तो नोट करेंगे इतना, ठीक है? तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके का आता है, मैं उसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? सर क्या दिखाओगे? मैंने कहा देखो एरिया दिखाता हूँ, सरफेस एरिया। सर क्वेश्चन आता है सबसे पहला तो सरफेस एरिया पे, दूसरा क्वेश्चन आता है वॉल्यूम पे। While dealing with calculations of combinations of combination of solid structures, we should be extra cautious. क्यों extra cautious about our measurements? क्योंकि आपको देखना होता है क्या एरिया बना है, क्या एरिया गया है। The first thing to do in such calculations is to know what shapes have combined to form that structure. जैसे कैप्सूल में आइडेंटिफाई किया ना हमने कि दो हेमिस्फेरिकल, अब सिलेंडर, एक सिलेंडर दो हेमिस्फेयर। अब जो करना है वो करो, पहले आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उससे रेलेवेंट फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इसलिए हम निकालते हैं। फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, फाउंड बाय कंबाइनिंग टू सॉलिड्स, यू हैव टू ऐड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर्स। हाँ बिल्कुल, इसमें एक वर्ड लिख लो, बट नॉट ब्लाइंडली। सर अंधों की तरह तो हम वैसे भी नहीं कर रहे। मैंने कहा करोगे। ये जो एडवाइस है ये हर बुक में, हर तुम्हें जगह पे मिल जाएगी। इसके नीचे मैंने एक लाइन खुद ने बना के लिखी है, वो बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है इसको अंधों की तरह फॉलो मत करना। बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि आप इंडिविजुअल फिगर्स आइडेंटिफाई करें, सबके सरफेस एरिया को चेप दो, जोड़ दो। कौन सा सरफेस एरिया भैया? दो तरह के होता है, लेटरल के टोटल को जुड़वाओगे तो बहुत सारा सरफेस एरिया तो डिस्ट्रॉय हो गया, है ना? तुम तो उनसे यही पूछ लो कि दो क्यूब को अगर मैं जोड़ दूं तो दो सरफेस गए, अब ना तो लेटरल डिस्ट्रॉय हुआ, ना पूरी तरीके से टोटल हुआ, क्या करोगे अब इसमें? है कि नहीं? तो कौन से सरफेस एरिया को ऐड करना है? डायरेक्ट मत माना करो, अपना दिमाग लगाओ। लिखो, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने कंक्लूड करके लिखा हुआ है, बट बी केयरफुल इन एडिंग द एरियाज डायरेक्टली, एज इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स it may be possible that some area of one solid may be covered by the surface area of other solid। कि सर हो सकता है कुछ एरिया दूसरे सॉलिड का जो सरफेस है वो कवर कर दे। इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर टू सब्ट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम द टोटल। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल तुम्हें दूं, सर स्क्वायर है, मैंने कहा नहीं, ये क्यूब का टॉप है, इस पे मैंने रखा हुआ है एक सर्कल। हाँ तुमने कहा हाँ, मैंने कहा छोड़ो, तुम तो ये देखो कि मान लो ये 2D फिगर, 3D की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब ये मैंने ऊपर रख दिया, मैंने कहा भाई इसके बाद पत्थर रखा हुआ है, अब मुझे स्क्वायर को पेंट करना है, तुम्हारे पास एरिया पेंटिंग के लिए कितना अवेलेबल है? तुमने बोला कि ये अवेलेबल है। कैसे निकालते थे? स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। तो ये कार्यक्रम तो भैया आप 2D तक में करके आए हो, तो जो एरिया आपकी रीच में ही नहीं है उसको तो हटाओगे ना। इसी तरीके से 3D में कुछ एरिया जुड़ने की वजह से कंबाइन होकर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है हमारे कैलकुलेशन में से। नोट करेंगे जल्दी से चारों पॉइंट, अगर नोट हो जाए तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि भाई आपके एग्जाम्पल बेसिकली क्या पर है। देखिए एक मैं इस तरीके को दिखाऊं, अब इस तरीके में अगर आप देखोगे कि सरफेस एरिया निकालना है सर, तो टोटल एरिया क्या निकलेगा? सरफेस एरिया इस फिगर का, सरफेस एरिया ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन, अब गौर से फिगर को देखो इतनी देर में, ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इज, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया। आपने कहा कि सर देखो सबसे पहले तो अगर मैं अंधों की तरह ऐड करूं तो आपने बोला इज इक्वल्स टू
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पर, ये क्यूब है, ये तो कहा था ना इंडिविजुअल, तो मैंने कहा दो फिगर है क्यूब और हेमिस्फेयर, प्लस मैं कहा ना सरफेस एरिया भी कौन सा टोटल, वो तो लिख रहा सरफेस एरिया डायरेक्टली ऐड कर लो, अरे कौन सा कर लो ये भी तो बताओ, टोटल यहाँ करना है, इसका कौन सा करूंगा, तुमने बोला कर्व्ड करोगे सर, क्योंकि ऊपर से तो कटोरी दिख रही है, अंदर का सरफेस तो है ही नहीं, तो मैंने कहा अब तुमने यहाँ चेंज कर दिया, पलट गए अपनी बात से, यहाँ तुम क्यूब का तो टोटल ले रहे हो, हेमिस्फेयर का कर्व्ड ले रहे हो, क्यों, लाइन में तो लिख के दिया था आपको कि सरफेस एरिया ऐड करना है, इसलिए कहता हूं कौन सा करना है वो तो उसने बताया ही नहीं, ब्लाइंडली कोई चीज फॉलो मत करा करो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो क्या सर अब ये सही है, बता दो, अब सही आंसर आ जाएगा, मैंने कहा भी नहीं आएगा, तुमने कर्व सरफेस एरिया लिया अच्छी बात है, तुमने टोटल सरफेस एरिया लिया, तो ये जो बाउंड्री है तुमने इस एरिया को भी काउंट कर लिया ना, कौन सा एरिया, ये, क्या तुमने इस एरिया को काउंट नहीं कर लिया, ये तो कटोरी के नीचे ढका हुआ, तुम्हारा ब्रश पहुंचेगा यहां तक नहीं, तो इतना एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, माइनस पाई या फिर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये आएगा टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। तो वो जो बेस एरिया कवर्ड रह गया उसको आपने माइनस किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा सर, 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, आपने बोला कि सर स्फेयर का कितना होता था, मैंने कि 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड की बात कर रहा हूँ टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी जल्दबाजी मत करना, 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 2.1 लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर में ही सब कुछ है ना, यहां पर आप देखिएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, सही बात है, आपने कहा बिल्कुल, तो बेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई ऑफ, ये सेंटीमीटर में आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 5 का स्क्वायर 25, 25 6 जा 150 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 150 प्लस 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो तो 63 इंटू 22, तो 22 इंटू 63 अपॉन 100, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल के आएगा सरफेस एरिया ऑफ दी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन मेरा कराने का कोई मूड नहीं है, पर मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा, कि अगर आप ब्लाइंडली कोई चीज़ फॉलो करते हो तो वो कितनी घातक हो सकती है। छाप लिया, चलिए ऐसा एक और केस दिखाता हूँ, जैसे इस केस में देखो आप, यहाँ पर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, क्या निकल के आएगा, आपने बोला कि सर कोन को अगर मैं पेंट करने की बात करूँ तो मैं कोन का कर्व सरफेस एरिया पेंट कर सकता हूँ, दिस इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर का भी क्या होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही बेसिकली क्या निकल के आएगा, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड। छाप लो। अब यहाँ पर टोटल की बात ही नहीं चलती, टोटल करोगे तो भाई कोन का जो बेस है उसको कौन ढक रहा है, तुम्हारे हेमिस्फीयर का बेस, साफ बात है,
छापेंगे जल्दी से। कॉमन हो गया ना वो इलाका भाई, वो मेरा हाथ वाला सीन हो गया ना। कोन जब तुम्हारा इंडिविजुअल था तो नीचे का बेस था, हेमिस्फीयर का ऊपर का टॉप था, दोनों को चिपका दिया तुमने, तो वो डिसअपियर ही हो गया कॉमन एरिया। कौन सा कॉमन एरिया डिसअपियर हुआ? ये वाला छप गया। चलो इसी तरीके से अगर आप इस वाले केस में देखोगे तो यहां पर क्या निकलेगा, आपने बोला कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसका नीचे वाले का क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यही निकलने वाला है। ये सिलेंडर का, ये, और इन भाई सब का ये कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए कोन का बेस सिलेंडर का टॉप डिस्ट्रॉय हो गया, सिलेंडर का बेस हेमिस्फीयर का टॉप डिस्ट्रॉय हो गया कॉम्बिनेशन में। ये चीज देखनी है, नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर छप गया चलिए फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। यहां मैं कह सकता हूं कि अगर आपका कॉम्बिनेशन इसी तरीके का ओवर द टॉप है, कुछ भी बीच में घुस नहीं रहा है अंदर एक दूसरे के, उस पर्टिकुलर केस में आपका जो भी पर्टिकुलर फिगर बन रहा है उस फिगर में आप वॉल्यूम्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। यहां भी ध्यान रखना भाई, अभी इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे है नहीं, वरना मैं तो बता देता हूं। सिलेंडर के ऊपर कोन रखा है तो कोन का सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड होगा, पर सिलेंडर के अंदर कोन को उल्टा करके घुसेड़ रखा है और बोल दिया कि कोन की जो थिकनेस है और ना के बराबर है, मतलब अंदर का वॉल्यूम बाहर का वॉल्यूम सेम है, तो कोन सिलेंडर का वॉल्यूम उल्टा कम नहीं हो गया। तुम ये इमेजिन करो एक सिलेंडर है खाली, ठीक है, उसमें मैंने सिलेंडर के नीचे कोन लगा दिया, तो अब कोन भाई तुम पानी भरोगे तो कोन में ही भराई में आएगा, ऐसा देखो। अब सिलेंडर के साथ साथ तुम्हारा पानी यहां भी भराई में आएगा, तो वॉल्यूम ऐड कर दो, पर उल्टा भी तो कर सकता हूं मैं। मेरा मन कर गया ये करने का, नीचे से रेस कर दिया। जूस की दुकान वाले करते ना, जूस के ग्लास वाले नीचे से ग्लास को रेस कर देते हैं। रेत के जो ट्रेलर वाले होते हैं वो भी नीचे प्लेट लगा देते हैं ताकि कम रेत आए, नीचे से बेस उड़ गया। अब सिलेंडर के वॉल्यूम में इंट्रूड कर रहा है ना, इसका वॉल्यूम इंटरफेयर कर रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम कम कर दिया। कितना कम कर दिया? जितना कोन का वॉल्यूम है। तुमने कहा कोन तो नीचे से, मैंने कहा वही तो बात कह रहा हूं, इसलिए तो कहता है कि अंदर के बाहर के डायमेंशंस बहुत पतले मानो, तो कोन का अंदर का जो वॉल्यूम है वही है, बाहर से भी उतना ही है, इसलिए कहते हैं कि डायमेंशन पतला मानो। मान लो कि इतनी पतली मेटालिक शीट का बना है कि पता ही नहीं पड़ रहा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। यहां वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगा, अब बताओ कितना पानी आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम। इसलिए कहता हूं कभी भी ब्लाइंडली किसी भी थ्योरी को डायरेक्टली फॉलो मत किया करो, बिना एग्जांपल्स के नहीं करना कोई भी काम, ठीक है। In calculating the surface area, we have not added the surface areas of the two constituent because some part of the surface area, इसलिए नहीं करा था because some part of the surface area disappeared in the process of joining them. बिल्कुल सही बात है। However, this will not be the case when we calculate the volume. The volume of the solid formed by joining the two basic solids will actually be the sum of the volumes of the constituents. Exactly. यही होगा। लेकिन जैसा मैंने केस दिखाया, देखो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तुम्हारी एनसीईआरटी से छापा हुआ है शायद, मैंने जितना मुझे याद है, ठीक है। मैं 2-4 किताबें और फॉलो करता हूँ, बट हाँ ये मेरे को लगता है जितना मोर और लेस एनसीईआरटी में भी होगा स्टेटमेंट। क्या आया था क्या अभी? नहीं, कौन उल्टा लगा दोगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ध्यान रखेंगे। नोट करो जल्दी से इन बातों को, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तुमने कहा गलत तो सर आप कहते ही नहीं हो, मैंने कहा बात ही अलग है मेरी तो। चलिए सर इसका एग्जाम्पल दिखाओगे? मैंने कहा इसी वाले फिगर में देख लो जो पहले देखा था। आपने कहा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स गिवन इज इक्वल्स टू, क्या होगा? आपने बोला कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी वाला स्फीयर। कौन सा स्फीयर? हेमिस्फीयर। तो आपने बोला कि सर हेमिस्फीयर और आपके कोन के वॉल्यूम को मैं अगर ऐड कर दूंगा, कल से मुझे पानी भरना हुआ, अगर मैं किसी तरीके से तो पानी भर पाया, तो जितना कोन का वॉल्यूम है उतना पानी प्लस जितना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है उतना पानी मिलके इसमें आएगा। छाप लो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और फिगर देखूं जो मैंने पीछे दिखा हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं ऊपर से किसी तरीके से पानी फिल कर पाया इसमें, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स गिवन इज इक्वल्स टू क्या होगा? आपने बोला कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिंपल, कोन का प्लस सिलेंडर का प्लस हेमिस्फीयर का, तीनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे, है कि नहीं है? जल्दी से नोट करो। कर लिया? चलिए आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं किस चीज की। आपने बोला कि सर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये आपकी एनसीईआरटी की पहली दो एक्सरसाइज को कवर करते हैं, एरिया और वॉल्यूम। अब बात आती है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड को। तुमने बोला मैं सॉलिड ही पिघला दूं तो शेप चेंज हो गई। मैंने कहा अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना लाला, बर्फ जमा, चाहे उसी बर्फ को पिघला के पानी पी, वॉल्यूम तो उतना ही जाएगा पेट में पानी का। सही बात है, उग तो नहीं जाएगा पानी, खत्म तो नहीं हो जाएगा। तो सर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, अगर इस मुद्दे की बात करोगे तो यहाँ पर एक ही चीज है सर, ईच एंड एवरी सॉलिड दैट एग्जिस्ट ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम। ये कभी खत्म नहीं होगा, वो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। हो सकता है जगह घेरे, जो जगह कवर्ड वॉल्यूम होता है वो चेंज हो सकता है कि नहीं है भाई? फिगर हो सकता है कि अगर आप कोन में बनाओ तो कोन बनाने पर वो फिगर मान नहीं रहा हो, और आपने स्क्वायर बनाया तो वो फिगर जो है जल्दी से आ गया। या अगर आपने कोई आपको कोई चीज स्टोर करनी थी, कोन के शेप में स्टोर कर रहे हो तो बैठ नहीं रही, बट जैसे आपने ब्रिक में कन्वर्ट किया क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल एक के ऊपर एक आपने जमा दिया, सोने की और चांदी की, तभी तो बार्स आती है ना क्यूबॉइड की, उनमें एयर गैप कम होता है जमाते वक्त, कोन में तो बीच में गैप्स आ जाते हैं। तो सर ऐसे केसेस के अंदर हाँ आपका कवर्ड वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, बट फिगर जिससे वो मिलके बना है वो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। व्हेन यू कन्वर्ट वन सॉलिड शेप टू अनदर, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम नो मैटर हाउ डिफरेंट द न्यू शेप इज। समझे? आपने बोला कि सर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बर्फ दे सकता हूं मैं। आपने 1 लीटर पानी की बर्फ जमाई तो बर्फ का वॉल्यूम उतना ही होगा, उसमें बर्फ में पानी का वॉल्यूम उतना हो सकता है घेरते वक्त बनाते वक्त शेप अलग अलग ले ले, तो शेप के अनुसार ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अलग अलग आए, उसके अंदर जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। इनफैक्ट इफ यू मेल्ट, देख लो, 1 बिग सिलेंड्रिकल कैंडल टू 3 स्मॉल सिलेंड्रिकल कैंडल्स, आजकल इंस्टाग्राम पे आती भी है बहुत सारी, कि आप एक कैंडल को मेल्ट करके 3 बना लो। घर में ही बहुत से लोग सिखाते भी है, सोप और डिटर्जेंट न जाने का मिला के आप घर में कैंडल बना सकते हो, वो भी है। द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द स्मॉलर कैंडल्स, जो आप 3 कैंडल बनाओगे उनके तीनों के वॉल्यूम का सम किसके बराबर होगा? जो बड़ी कैंडल का वॉल्यूम था, एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, वॉल्यूम की, ऑफ द बिगर कैंडल। सर इसका एग्जांपल और दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं। तुमने थम्स अप की बोतल लाई, थम्स अप की बोतल में से तुमने फैमिली पैक में से 5-6 गिलासों में ड्रिंक भरी, वापस से ड्रिंक को बोतल में डालोगे तो उतना वॉल्यूम फिर बन जाएगा। ग्लासों में जितनी भी ड्रिंक्स है उन सब के वॉल्यूम्स का सम उतना ही होगा जितना बोतल में वॉल्यूम था थम्स अप का। सीधी सी बात है। तो आप शेप कुछ भी लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल। इसलिए रोटी गोल हो चाहे स्क्वायर हो, जैसी मिल रही है खा लो। अब तुम्हें गोल रोटी चाहिए थी तो तुम्हें वो चीज शादी से पहले देखनी चाहिए थी। सही बात है भाई, आटा और जो तुम्हारे पेट में जो अन्न है वो तो उतना ही जा रहा है ना, सीधी सी बात है, समझो। हैंस व्हेन यू कन्वर्ट वन सॉलिड शेप टू अनदर, all you need to remember is that volume of the original as well as the new solid remains same। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। ये एक क्वेश्चन का तरीका हो गया भाई। आप न्यू वॉल्यूम प्लस न्यू वॉल्यूम इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम करोगे, यही बेसिकली मोर और द लेस आपका तरीका रहेगा क्वेश्चंस सॉल्व करने का। सिंपल सी चीजें जल्दी से नोट कर लेंगे अपन, ठीक है। मैं दिखाता भी हूँ कि इसका यूज कैसे होगा।
तो सर इसका यूज कैसे निकल के आएगा फिगर्स के रिस्पेक्ट में। मान लो मैंने एक स्फेयर को पिघलाकर, मेटेलिक स्फेयर को पिघला के एक सिलेंडर बनाया। अब इसका रेडियस था r। जो सिलेंडर मैंने पिघला के बनाया, मैं चाहता हूं कि मेरे बनने वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर हो। उसकी हाइट कितनी होगी? क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, तुम कोई भी रेडियस नहीं मांग सकते। कल से तुम अगर बड़ा रेडियस मांगोगे तो सिलेंडर चपटा बनेगा। तुमने लो आटे की बॉल ली, इतनी मोटी बॉल ली, बट वो बॉल का रेडियस अभी कितना, इतना सा है ना, इतना सा रेडियस होगा तो इतना डायमीटर हो गया। आपने बॉल ले रखी है, इसको बेल बेल के करोगे तो जो आप बनाओगे, आप पूरा पिज्जा को देखना इंस्टाग्राम पे दिखा दी, करते करते पूरा भटूरा बन जाता है। उसको तुमने बनाया तो उसका रेडियस बहुत बढ़ गया तो थिकनेस पतली हो जाती है। सीधी सी बात है यार। वॉल्यूम कहीं तो कटौती करेगा। तुम बेलते ही जा रहे हो, बेलते ही जा रहे हो, बहुत लंबा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, पतला हो जाएगा। वॉल्यूम सेम चीज है। तो भाई ने पूछा कि क्या होगा, मैंने कहा न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू ओल्ड वॉल्यूम। सही बात है। स्फेयर इज recasted into a cylinder। यही हो रहा है यहां पर। This implies that volume of sphere equals to volume of cylinder। सब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आपने बोला कि पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर क्योंकि रेडियस दोनों का अलग अलग है तो उसमें कैपिटल आर ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लूंगा r इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिख लूंगा कैपिटल R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिंपल, ऐसा कर लो। आपने कहा ठीक है सर। पाई से पाई गयो तो 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू हाइट। हाइट निकालनी है 3 की टेबल से। ये कितनी बार जाएगा? आपने बोला कि सर 1.4 टाइम्स। तो यहाँ से h क्या निकल के आएगा बच्चों? 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 होल अपॉन 6 इंटू 6। यही निकल के आएगा आपका हाइट। h नीचे आ जाए, या बोलते 36 नीचे आ जाएगा। तो 6 की टेबल से 4.2 कितनी बार जाएगा? आपने बोला कि सर 0.67 से 42 तो 0.7, ये भी 0.7 टाइम्स। तो आपकी हाइट कितनी निकल के आएगी बनने वाले सिलेंडर की? 4 इंटू 0.7 तो आप देखिएगा 7 7 जा 49 तो ये 0.49 हो जाएगा। 0.49 इंटू 4, 49 इंटू 4 196 होता है 1.96। तो 1.96 इंटू 1.4 ये निकालना है बस। तो इतनी आपकी हाइट निकल के आएगी। निकाल ही देता हूँ चलो मैं। 4 6 जा 24 2 कैरिंग 9 4 जा 36 और 2 38 4 1 जा 4 और 3 7 इंटू 6 9 1 4 4 7 1 तो 2.744। ये बेसिकली आपकी हाइट निकल के आएगी आने वाले सिलेंडर की। तो सर स्फेयर को पिघला के अगर आप सिलेंडर बनाओगे तो किस हाइट का बनेगा? 2.744। अगर आप रेडियस और बड़ा करते, अगर बड़े रेडियस का सिलेंडर चाहते हो, ये हाइट और कम हो जाएगी। हो गया। ये होता है कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। समझ में आया? आपने कहा बिल्कुल समझ में आया सर। अगर आप दिखाना चाहो तो एक और दिखा दो। मैंने कहा यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 spheres of various radii, SPHERE होती है ना स्फेयर की स्पेलिंग। सिक्स सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर are melted to form a big sphere of रेडियस स्मॉल r। ये हो रहा है यहाँ पर। तो क्या करोगे यहाँ पर r निकालने के लिए? implies that
वॉल्यूम ऑफ ऑल थ्री स्फीयर्स, सम ऑफ वॉल्यूम लिख लो आप, सम ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल्स टू sum of volumes of all three spheres is equals to सिंपल। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ऑफ 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई ऑफ 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई ऑफ 10 का क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई ऑफ आर का क्यूब। तो यहाँ से सर क्या होगा, 4/3 पाई कॉमन ले लोगे, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल, तो यहाँ से रेडियस निकल के आ जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 सर 36 हाँ यही आएगा 36 5 सा। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, यही आर का क्यूब होगा। तो आर का क्यूब होगा 1728, बेसिकली आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सिंपल। तो 12 सेंटीमीटर का आपका बड़ा रेडियस बनेगा। इतने छोटे छोटे रेडियस को पिघला के बड़ा। या आपकी मम्मी को भी आपने सुना होगा बोलते हो, कई बार पुराने गोल्ड के जो उनकी इयरिंग्स वगैरह होती है उनको देखकर वो कुछ नया बनवा लेती हैं, उसी सोने को पिघला के कुछ नया करवा लो। ये चीज़ होती रहती है। छापेंगे जल्दी से, है ना। सिंपल सा टॉपिक है। आपने कहा हार्ड तो आप कराते ही नहीं हो, मैंने कहा मेरी बात ही अलग है। अब बात आती है सर आपकी लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जो की थी फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर। तो सर फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, ये क्या शेप है। तो आप देखेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन इज द पार्ट ऑफ द कोन विद इट्स बेस दैट इज लेफ्ट आफ्टर द कोन इज कट बाय अ प्लेन दैट इज पैरेलल टू इट्स बेस। आपने बोला फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का वो हिस्सा होता है जो रह जाता है अगर आप कोन को एक प्लेन से, एक चाकू से पैरेलल टू द बेस काटने की कोशिश करोगे। अनदर नेम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड का मतलब कटा हुआ कोन, जिसकी गर्दन अपन ने काट रखी हुआ है, जिसका अपन ने ऊपर से पोर्शन हटा रखा हो, उसको अपन बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन। सही बात है। आपने बोला कि सर होगा कैसे, दिखाओगे। मैंने कहा देखो ऐसे एक कोन रखा हुआ है, सिंपल। आप चाकू लाए, आपने उड़ा दी गर्दन उसकी, तो एक छोटा कोन निकल गया, जो बचा इसी को बोलोगे फ्रस्टम ऑफ कोन। अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कोन कट्स इट, टू पार्ट्स आर फॉर्म्ड, द पार्ट विद द बेस इज द फ्रस्टम ऑफ द कोन, इसी को बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। सिंपल है। इसके अभी अपन एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला कि सर करो, है ना। मैंने कहा ठीक है। आपने बोला कि सर नेट पैटर्न कैसा दिखता है इसका। नेट का मतलब अगर मैं इसको काट के खोलना चाहूँ, अगर मैं कार्डबोर्ड मंगाऊँ जिसको मैं घुमा के वापस से कोन बनाना चाहूँ, फ्रस्टम ऑफ कोन, तो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले रिकॉल करा दूं, नेट कहते किसको हैं। जैसे सिलेंडर का नेट पैटर्न क्या होता है, ये होता है रेक्टेंगल और दो ये रेक्टेंगल को घुमाओ और इनको ऊपर से लगा दो ढक्कनों को, ये नेट पैटर्न सिलेंडर का है। तो नेट होता क्या है, देखो नेट ऑफ एनी शेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स, एक रेक्टेंगल दो सर्कल, दैट आर ऑब्टेन्ड बाय ओपनिंग the three-dimensional shapes, that is the net of a frustum when folded up gives the corresponding frustum। जैसे कि सर अगर मैं यहाँ पर एक क्यूबॉइड का वो बनाना चाहूँ नेट, तो वो ऐसा बन सकता है, ठीक है। ये आपकी बाकी की साइड्स हो गई, चारों साइड्स हो गई, और एक यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। अब इनको फोल्ड करो। मिठाई के डिब्बे ऐसे ही बनते हैं, तुम्हारे मिठाई के डिब्बे फूले हुए नहीं आते, वो प्लेन आते हैं। फिर दुकानदारों में बनते हुए देखे हैं मैंने, प्लेन आएगा, यहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठाएगा, यहाँ से और यहाँ से टेप लगा देंगे, फिर ढक्कन को भी ऐसे उठाते हैं, फिर ढक्कन लगा देते हैं। मिठाई का डिब्बा ऐसे बनता है, उनके नेट आते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो, स्पेस सेवर, स्पेस बच जाती है। फूले हुए नहीं आते, फुला देते हैं उनको, फिर लेबर बैठ के क्या कर देती है, खोल देती है। उसके अलग से लोग होते हैं स्पेशलाइज, जिनको टेप लगानी बड़ी आसानी से आती है। मिठाई का डिब्बा कभी गौर से देखना, खुल जाता है। तुम्हारे खुद के जो अमेजन से तुम फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो कार्डबोर्ड, वो भी तो क्या होते हैं, नेट पैटर्न ही तो होता है। फूल के क्या बन जाते हैं, क्यूबॉइड बन जाते हैं, साफ बात है ना। तो इसका नेट पैटर्न कैसा दिखेगा वो देखेंगे अपन। द नेट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैज टू सर्कल्स, क्योंकि इसमें दो सर्कल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स टू सर्कुलर बेसेस। तो अब गौर से देखिए ऐसा दिखता है।
इसको जब फोल्ड करोगे तो ये घाघरे जैसा दिख रहा है, टब जैसा बन जाएगा। फिर ऊपर से आप ढक्कन, नीचे एक ढक्कन लगा दो। ये नीचे वाला सर्किल बड़ा होता है ऑब्वियसली, ऊपर वाला सर्किल छोटा होता है। लगाओगे आपको फ्रस्टम ऑफ कॉन मिलेगा। छाप लेंगे जल्दी से, छप गया। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में। भाई फॉर्मूले से पहले प्रॉपर्टीज की बात भी तो होनी चाहिए। तो आप देखेंगे बच्चों क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन डजंट कंटेन द वर्टेक्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कोन बट कंटेन्स द बेस ऑफ द कोन। थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर कि सर फ्रस्टम ऑफ कोन में ओरिजिनल कोन का कौन सा पार्ट पूरा होता है। भाई ओरिजिनल कोन इतना बड़ा था, उसमें तुमने आधा काट दिया तो स्लांट हाइट तो कट ही गई। ओरिजिनल कोन की स्लांट हाइट तो तुम्हारे पास मेंटेन है नहीं, ठीक है। ओरिजिनल कोन की इतनी लंबी हाइट थी, तुमने बीच में से काट दिया, फ्रस्टम ऑफ कोन की इतनी सी हाइट रह गई। ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर एमसीक्यू में कि फ्रस्टम ऑफ कोन में ओरिजिनल कोन का कौन सा पार्ट या कौन सा मेजरमेंट इंटैक्ट होता है। बेस, या वो कहूं अगर आपको एरिया की बात करनी है तो बेस एरिया इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं हुआ है ना, ऊपर का निकल गया। और दूसरा क्या रहता है, अगर आप क्वांटिटी की बात करो रेडियस, तो आप देखना जो बेस रेडियस होती है ओरिजिनल कोन की, वही बेस रेडियस होती है फ्रस्टम ऑफ कोन की। ये ध्यान रखना, ये पार्ट मेंटेन रहता है ना। इसको हम कंजर्व कर लेते हैं। द फ्रस्टम ऑफ कोन इज डिटरमाइंड बाय इट्स हाइट एंड टू रेडियाई। कौन सी रेडियाई? इसमें से एक रेडियाई तो ओरिजिनल होती है कोन की, और दूसरी जो बनने के बाद आती है वो डिसाइड करता है कि तुम वर्टेक्स से कितना नीचे काट रहे हो। वर्टेक्स की बहुत क्लोज काटोगे तो ऊपर का इतना छोटा सा गोला मिलेगा। भाई वर्टेक्स है, प्लेन कहाँ कट रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भाई यहां से कट करोगे तो इतना सा सर्कल मिलेगा, नीचे से कट करोगे तो इतना बड़ा मिलेगा, वो डिपेंड करता है। एक रेडियस मेंटेन रहती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टू बेसेस। ये एक बेस है, दूसरा बेस, तो दो रेडियस मिलेंगी और बाकी इसकी भी एक हाइट मिलती है। ऐसे मैं भी दिखाऊंगा पूरा फिगर, ठीक है। द हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बेसेस ऑफ फ्रस्टम। मतलब सर ये आपका हाइट है। और वैसे स्लांट हाइट जो इतना पोर्शन होता है इसको कैपिटल एल बोलते हैं। सिंपल सा। If the cone is a right circular cone, then the frustum formed from it will also be a right circular। जैसे आप देख सकते हो ये एक्चुअल में, अगर मैं इसको इमेजिन करता कि एक्चुअल में ऐसा कौन रहा होगा तो राइट सर्कुलर था। ऑब्लिक कोन कैसा होता है? ये ऑब्लिक कोन था, तो अगर मैं इसको काटता तो तुम्हारा फ्रस्टम भी मुझे ऐसा ही मिलता। ये तो ना, ये नाराज हुआ था मेरे से बोर्ड, बताओ, भागता रहता आगे आगे, तो फ्रस्टम ऑफ कोन भी ऐसा कुछ मिलता, टेढ़ा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राइट सर्कुलर है इसलिए तुम्हें राइट सर्कुलर मिल रहा है। जल्दी से नोट करेंगे चारों प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल मैंने देखा हुआ है। तो ओरिजिनल कोन का जो आपका जिससे आपने बनाया है फ्रस्टम, तो फ्रस्टम में क्या पार्ट मेंटेन रहता है? उसका बेस। चलिए सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं, जो मुद्दे की बात है। सर इसके भी दो होंगे, टोटल और लेटरल, निकालोगे कैसे? मैंने कहा पहले आप देखो फ्रस्टम ऑफ कोन को इमेजिन कैसे किया जा रहा है। भाई आप इसको नहीं, अभी इसको इमेजिन करो, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें एरो ऐसा लगा रखा है, बट टेक्निकली एरो ऐसा लगेगा। मैं ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, ऐसे। तो फ्रस्टम ऑफ कोन तुम्हें दिया है जिसमें तुम्हें टॉप रेडियस स्मॉल आर, बॉटम रेडियस कैपिटल आर, हाइट कैपिटल एच और स्लांट हाइट कैपिटल एल दी है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको पूरा करना है। अगर तुम्हें इसके मेजरमेंट्स निकालने हैं तो तुम्हें इसको पूरा करना है। पूरा करो, तो पूरा इमेजिन करने बैठोगे तो आप ऐसे ऐसे एक बनाओगे। आपने कहा जो एक्स्ट्रा लेंथ आपने काटी है उसको स्मॉल एल मान लिया, है ना, इतना सा पोर्शन स्मॉल एल है। जो एक्स्ट्रा हाइट आपने काटी है उसको आपने स्मॉल एच मान लिया, स्मॉल एच। समझ में आया? आपने कहा बिल्कुल। अब मैंने कहा नोटिस करो, इस ट्राइंगल के अंदर OCB में ये एंगल जो है इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। किसी भी कोन में इस एंगल को बोलेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, सेमी वर्टिकल एंगल ये होगा सर।
तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है? आपने कहा कि ये सेमी वर्टिकल एंगल है, इसी को क्या बोलते हैं? आपने बोला सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। आई होप यहाँ तक कहानी अपने को समझ में आ रही होगी। सर एरिया की बात करिए ना, एरिया की बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा देखो, इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है वो आता है ये, जो कर्व सरफेस एरिया निकल के आता है, आपको ये वाले फिगर्स याद रखने हैं, है ना। और सर यहाँ पर स्लांट हाइट वगैरह में रिलेशन आता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल आता है, तो आपको ये याद रखना है। और ये आपका क्या है? स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस में रिलेशन। कंपेयर करना, ओरिजिनल कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। यहाँ पर भी है, पाई है, एल है, लेकिन आर की जगह आर प्लस आर है। ओरिजिनल का क्या होता था? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल है, पाई आर एल है, प्लस बेस का कैपिटल पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर स्मॉल पाई आर स्क्वायर। सिंपल, एरिया ऑफ टॉप और बेस का ऐड कर दोगे, बाकी कर्व सरफेस एरिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन वाले फिगर्स को याद रखना। वहां पर क्या होता था? एल स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर भी एल स्क्वायर प्लस कैपिटल एल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। सर आया कैसे? निकाल के दिखाओ तो मानेंगे। मैंने कहा इससे ये इमेजिन कर लिया, फिगर बन गया। अब आप देखो यहाँ पर इस जगह पर देखना, मेरे को आर और एल के अंदर रिलेशन निकालना है। आपने कहा हाँ, तो आप ध्यान से देखा, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा। तो आप देखिएगा इन ट्राइंगल ओ सी बी कॉमा साइन अल्फा क्या होगा? ओ सी बी में आप देखना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आर अपॉन एल प्लस एल। इन ट्राइंगल ओ सी नहीं, पी सी क्यू, इन ट्राइंगल पी सी क्यू साइन अल्फा क्या होगा? आपने बोला पी सी क्यू में परपेंडिकुलर यानी कि स्मॉल आर अपॉन, आपने बोला कि सर हाइपोटेनस कौन होगी? स्मॉल एल। ठीक है, तो आप देखिएगा implies that r अपॉन एल प्लस एल इक्वल्स टू स्मॉल आर अपॉन एल। सही बात है, आपने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि सर इससे कर्व सरफेस एरिया कहाँ निकल के आया? मैंने कहा रुको, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? तो तुमने बोला कि सर ये वाला पोर्शन जो मैं इसके आगे रैप कर सकता हूँ। मैंने कहा कैसे आया होगा? अब आप गौर से देखिएगा, इसको अभी यही रहने दो। अब आप देखना, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा? आपने बोला CSA ऑफ बिग कोन माइनस CSA ऑफ स्मॉल कोन। सही बात है ना भाई? आपका कर्व सरफेस एरिया कैसे आया होगा? बड़े वाले के कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया हटा दूं तो ये इस वाले पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया बचा होगा, जो कि आपका फ्रस्टम है। बड़े कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। तो पाई बड़े कोन के लिए रेडियस कौन है? कैपिटल आर। एल कौन है? आपने बोला पाई आर एल ये है। बड़े सरफेस के लिए जो एल है ये पूरी है BC, यानी कि एल प्लस एल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। माइनस इसके लिए पाई है, स्मॉल कोन के लिए स्मॉल आर है, और जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। ठीक है, आपने कहा सर पाई तो कॉमन आ रहा है। मैंने कहा ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा? आर एल प्लस, आपने कहा आर एल माइनस आर एल। भाई पाई कॉमन ले तो आर एल प्लस आर इंटू स्मॉल एल माइनस आर एल। क्या बचेगा? आपने कहा कि साई पाई इंटू आर एल प्लस एल कॉमन ले लूंगा तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये बचेगा। सर पर आप तो कह रहे हो ये आ रहा है। मैंने कहा रुको, अब यहाँ से निकालता हूँ मैं इसी की वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एल आर इज इक्वल्स टू आर एल प्लस, ये से मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा तो आर एल प्लस आर एल। मैं एल की वैल्यू निकाल लूँ सर यहाँ से? आपने कहा निकाल लो। तो एल आर माइनस एल स्मॉल आर इज इक्वल्स टू दिस, आपने एल कॉमन लिया तो एल इंटू आर माइनस आर इक्वल्स टू आर। इस चीज़ को मैं यहाँ प्लेस कर दूँ तो क्या निकल के आएगा? implies that CSA of frustum is equals to पाई आर एल प्लस, इस जगह पर मैं स्मॉल आर एल डाल दूं तो सर पाई कैपिटल एल कॉमन, हैंस प्रूव्ड। ऐसे चलेगा मामला। इससे ये निकल के आ गया। इसमें बताना पड़ा था, बहुत बेशर्मी की बात है। फिर तो जब कर्व सरफेस एरिया आ गया तो बेस का एरिया
कैपिटल पाई आर स्क्वायर, टॉप का एरिया स्मॉल पाई आर स्क्वायर, चिपका दो बस, है ना। तुमने कहा सर दोनों बातें, भागो मत अभी, इसका भी तो लॉजिक देखे जाओ, ये कैसे आया। अरे मैंने की यार बताओ, है कतई तुमने मतलब बिल्कुल ही इज्जत ही गिरा दी तुम्हारी, है। यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ इसके अंदर, तुमने कहा गिरा लिया, मैंने कहा इसको नाम दे दो x, इसको दे दो y, इसको दे दो z, तुमने कहा दे दिया। मैंने कहा परपेंडिकुलर जैसा दिख नहीं रहा यार, ये एक सेकंड रुको, हाँ अब दिख रहा है। तो आप बताओ मेरे को कि सर हेयर एक्स जेड इज इक्वल्स टू एच, पैरेलल बनाया ना, परपेंडिकुलर है। तुमने कहा हाँ, मैंने कहा वाई आर कितना होगा, सॉरी इसको देता हूं मैं वाई, हाँ वाई जेड, सॉरी वाई जेड कितना होगा। आपने बोला कि सर वाई जेड वुड बी आर माइनस आर, हाँ है ना, वाई जेड क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, सिंपल। तुमने कहा बिल्कुल। तो आप देखिए एक्स वाई कितना है, ये तो तुमने कैपिटल एल लिया ही हुआ है कि नहीं है। तो आप देखिएगा इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस, कौन सा गोरा, पाइथागोरा, पाइथागोरस थ्योरम, कॉमा क्या होगा, आपने बोला एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड, यानी कि क्या हो गया आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड माने एच का स्क्वायर। चिपका दो। क्या इसका भी लॉजिक समझ में आया, छाप लेंगे। हर भाई तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले इतनी आसानी से डेरिवेशन, चिपका लो जितना मिल सके, ठीक है। हर चीज आनी चाहिए, एनसीईआरटी में तो दिए नहीं हुआ, तो सीधा फॉर्मूला चिपका रखा है। क्या डेरिवेशन करोगे तो कॉन्फिडेंस रहता है कि याद भी रहेंगे। हो गया, पॉज करके छापना है भाई। चलिए अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है वॉल्यूम। सब फर्स्ट टर्म ऑफ कौन का वॉल्यूम क्या होता है, मैंने कहा कौन का क्या होता है, तो मैंने कहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैंने कहा 1/3 यहाँ भी होता है, पाई भी होता है, एच भी होता है, पर आर स्क्वायर नहीं होता। कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल का आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, आपने बोला कि सर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ये निकल के आता है। सर बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप निकालना चाहो तो सर कैसे निकालोगे, मैं का डेरिवेशन करवाऊँ, वैसे मैं करवा सकता हूँ पर देख लो। वही यहाँ पर अल्फा पकड़ सकते हो आप, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है तो देखिए कैसे करेंगे आप। आपने कहा सर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। सही बात है, बिग कोन और स्मॉल कोन का वॉल्यूम ऑफ एक दूसरे में से माइनस कर देंगे। अब क्या करें, आपने कहा सर माहौल जमाते हैं। अब सर बिग कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, भाई बड़े कोन के लिए आर तो कौन है, कैपिटल आर, और एच की जगह कौन है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, माइनस 1/3 पाई स्मॉल कॉन के लिए आर स्क्वायर ये है और एच ये है, ठीक है। तो 1/3 आप कॉमन ले लोगे। आपने कहा सर ले तो लेंगे बट चाहते क्या हो, मैंने कहा देखो अभी 1/3 पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस आर स्क्वायर स्मॉल एच। तुमने कहा ठीक है, कितना चल रहा है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ h कॉमन ले लूँ तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर चले जा रहा है। अब बताओ क्या करोगे, तुमने कहा कि सर h की वैल्यू निकाल लूँ मैं किसमें, आर स्मॉल आर कैपिटल आर में। मैंने कहा कैसे निकालोगे, h और r को किससे कनेक्ट करोगे, तुमने कहा अल्फा से, ये अल्फा है सर। तो आप देखिए यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल OCB कॉमा tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि r अपॉन बेस यानी कि h प्लस एच, इन ट्राइंगल
पी सी क्यू, वही tan अल्फा क्या होगा, स्मॉल r अपॉन h। सही बात है। दिस implies that r अपॉन h प्लस h इज इक्वल्स टू r अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एच आर इज इक्वल्स टू आर एच प्लस आर एच। इम्प्लाइज दैट, इधर लेके आऊँगा एच कॉमन लूँगा तो आर माइनस आर इक्वल्स टू आर एच। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एच इक्वल्स टू आर एच अपॉन, बन गया। तो इक्वेशन वन को यहाँ पुट कर दूंगा मैं, इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, इस एच की जगह क्या डाल दूंगा मैं, आर एच अपॉन आर माइनस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन वन कितना निकल के आएगा, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तुमने बोला कि सर ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो ये सर ये a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो आपने बोला कि सर इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, भाई a प्लस बी ए माइनस बी से ए माइनस बी वाला पोर्शन तो कैंसिल, a प्लस बी यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर एच। पूरे में से एच कैपिटल कॉमन ले लूँ मैं तो 1/3 पाई एच, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस, एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दी वॉल्यूम। छाप लेंगे। तो भाई देखो, हर चीज़ मैंने कराई है इस चैप्टर के अंदर, लगभग पूरा वन शॉट लेक्चर ही कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको इतना पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा सर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप कोटा रहते तो ऑफलाइन क्लासेस से, बाहर कहीं रहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस से। हमारी नाइट क्लासेस भी अवेलेबल है, बट देखिए वो बैच बनी लोगों के लिए तो थोड़े डेडिकेटेड है। रात में हम 12 से 1 और 1 से 2 दो बैचेस और चलते हैं, वो 11-12 वालों के लिए है, सिंपल राइट। तो अगर आप 10th के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप दोनों ही नहीं करना चाहते तो आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप फिल कर दें। गूगल फॉर्म फिल करते ही आपकी जो रिस्पॉन्सेज है वो हमारे पास आ जाएंगे, हमारी टीम आपको आगे होकर कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपकी जो भी समस्या है वो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये बातें क्लियर है बच्चों, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर में आपसे विदा लेता हूँ। बाकी ऐसे ही वन शॉट लेक्चर्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, आपके लिए टिप्स वाले वीडियो के मैथमेटिक्स में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू में क्या करना होता है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक तो करना है और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि एग्जाम आने से पहले, बोर्ड के एग्जाम्स के पहले वो भी इन चैप्टर्स को रिकॉल कर सके। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।